एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके 2019-20 के विंटर एग्ज़ाम में और साथ ही 2018 के विंटर एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए, यानी एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद एग्जाम्पल। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को दो उदाहरणों की सहायता से समझाइए, या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है कि कोणीय संवेग किसे कहते हैं और कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद एग्जाम्पल। तो चलिए आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले लिखे हुए हैं, ये दोनों फार्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए और तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल हो पाएंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला है कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला। कोणीय संवेग आप सभी जानते होंगे किसे कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम को जे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है या कुछ बुक्स में कैपिटल एल से भी रिप्रेजेंट किया गया होगा। तो कोणीय संवेग दरअसल होता क्या है, कोणीय संवेग रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योग होता है, यानी इट इज़ द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, या फिर इट इज़ द सम ऑफ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसका जब फॉर्मूला आप इसका डेरिवेशन करते हैं तो कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है J इक्वल्स I ओमेगा। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु अपनी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन करने में स्वतंत्र है तो तब उस पिंड के समस्त कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को हम कहते हैं कोणीय संवेग। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन जब आप करते हैं तो फॉर्मूला फाइनली J इक्वल्स I ओमेगा आता है। इन इंग्लिश क्या कहेंगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिस then the sum of moment of linear momentum of all particles of that body about that axis is known as angular momentum। ठीक है, तो यहाँ पर I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I है आपका उस बॉडी का फिक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्वाघूर्ण, और ओमेगा क्या है आप सभी जानते होंगे, ओमेगा है कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं उसके लिए पहला फॉर्मूला हमें ये जानना जरूरी था, J इक्वल्स I ओमेगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे। सेकेंड फॉर्मूला है बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध। ठीक है, यानी कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बल आघूर्ण आप सभी जानते हैं, टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से। ठीक है, ग्रीक लेटर है टाउ, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंगुलर मोमेंटम अभी मैंने आपको बताया जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टाउ और जे में क्या रिलेशन होता है, टाउ इक्वल्स होता है डी जे अपॉन डी टी, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ जे। ठीक है, और अलग अगर हम शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को, यहाँ पर देखिए डी जे बाई डी टी है, यानी कि कोणीय संवेग में परिवर्तन समय के साथ लिया जा रहा है। ठीक है, तो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कह सकते हैं, बलाघूर्ण। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज टॉर्क। ठीक है, तो टाउ इक्वल्स यहाँ पर आपके पास आ गया फॉर्मूला डी जे अपॉन डी टी या फिर डी बाई डी टी ऑफ जे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत अगर एग्जाम में आता है तो आप लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद सीधे आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसका। अगर देखिए पहले कोणीय संवेग की परिभाषा पूछी जाएगी तो पहले कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम की आपको डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाने को कहा गया है तो पहले केवल उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे और फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिख के उसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है इसका, देखिए होता क्या है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत में, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में कैपेबल है, ठीक है, और उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है।
ठीक है, यानी कि एक आपका पिंड है जो एक निश्चित अक्ष के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है, और यदि उस घूर्णन करने वाली वस्तु पर कोई बाह्य बलाघूर्ण कार्य न करे तो तब उस घूर्णन करने वाली उस वस्तु का या उस पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित या फिर नियत रहता है। इन इंग्लिश स्टेटमेंट बनेगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस एंड देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क वर्किंग ऑन इट, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, सीधे से शब्दों में आपको अभी भी याद नहीं हो रहा है तो दो चीजें याद रखिएगा, वस्तु घूर्णन कर रही है, ये तो पहली बेसिक चीज हो गई। ठीक है, बाकी दो चीजें और याद कर रहिएगा इसमें कि पहला एक्सटर्नल टॉर्क यानी बाह्य बलाघूर्ण क्या है, जीरो है, और बाह्य बलाघूर्ण जीरो होने पर सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो घूर्णन कर रही है वस्तु और बाह्य बलाघूर्ण जीरो है, तो उस समय हमें सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा यानी कोणीय संवेग मिलेगा वो मिलेगा कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, देखिए बलाघूर्ण को किससे डिनोट करते थे, टाउ से, टाउ के नीचे मैंने सफिक्स में EXT लिख दिया यानी एक्सटर्नल यानी कि बाह्य। तो लिखा है मैंने इफ टाउ एक्सटर्नल इक्वल्स जीरो यानी बाह्य बलाघूर्ण अगर जीरो है, दिस इम्प्लाइज जे यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो था वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर। तो दो चीजें याद रखनी है आपको, टाउ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो जे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, लेकिन इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हम करेंगे, यानी कि इसकी व्याख्या करेंगे कि आखिर ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो हिंदी में यहाँ पर मैंने लिखा है टाउ बाह्य, यहाँ पर एक्सटर्नल की जगह हिंदी में इसे लिख लिया बाह्य, टाउ बाह्य बराबर जीरो है तो उस समय जे क्या होगा, आपका नियतांक। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, देखिए अभी हमने ये तो कह दिया कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो जे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन कैसे होगा वो देखने के लिए आपको वो फॉर्मूला यूज करना होगा जो अभी जस्ट पहले हमने देखा था। कौन सा फॉर्मूला, कि बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग में संबंध वाला फॉर्मूला। वो क्या कह रहा था, अभी जस्ट पहले आपने देखा था कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया था, टाउ बराबर होता है dj/dt। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टाउ के नीचे सफिक्स में लिख दूं कि टाउ एक्सटर्नल इक्वल्स dj/dt, क्योंकि यहाँ पर मेनली हमारा फोकस है एक्सटर्नल टॉर्क के ऊपर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को टाउ इक्वल्स dj/dt को मैं दूसरे तरीके से लिख सकती हूँ, टाउ एक्सटर्नल इक्वल्स dj/dt। ठीक है, अब चूंकि सिंस आपको क्या दिया गया है कि एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो। ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज्ड, यहाँ पर टाउ एक्सटर्नल की जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो जीरो इक्वल्स क्या आ जाएगा, dj/dt। ठीक है, तो या फिर इसको इधर लिख के देख लेते हैं, dj/dt इक्वल्स जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज dj/dt इक्वल्स जीरो। अब आपको मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन के थ्रू यानी अवकलन के द्वारा ये चीज पता है कि किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो वो क्वांटिटी कैसी होगी। आपको याद आ रहा होगा कि अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो वो क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी होती है हमारी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि टाउ एक्सटर्नल जब आपने जीरो रखा तो आपको क्या मिल गया, जे बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में ये भी लिख दूंगी कि चूंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी d/dt ऑफ c क्या होता है, जीरो, जहां पर c क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने अपनी बात को बताने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया कि dj/dt बराबर जीरो था तो j कांस्टेंट क्यों होगा, उसका कारण ये था कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए j यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट। अब देखिए, अब हमें फिर एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब हम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो था और जे कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे पास होंगे। ठीक है, आपको अभी जस्ट पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट फॉर्मूला J इक्वल्स आई ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर J कांस्टेंट है तो J बराबर क्या होता है, आई ओमेगा, तो J बराबर आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट यानी कि नियतांक। ठीक है, तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो J कांस्टेंट होगा, इसका मतलब I इंटू ओमेगा बराबर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए I इंटू ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है,
देखिए, अगर घूर्णन कर रही है कोई वस्तु और सपोज उसका शुरू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1 और उस घूर्णन करने वाली वस्तु यानी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर जो वेलोसिटी थी वो थी ω1, और मान लिया जाए कुछ समय के बाद उस सिस्टम में कोई प्रोसेस हुई और वहाँ पर आपको फाइनली किसी दूसरे मोमेंट पर, किसी दूसरे क्षण आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलता है कि वहाँ पर I1 से चेंज होके I2 हो गया है और एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होके ω1 से ω2 हो गई है। तो देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि अगर उस समय एक्सटर्नल टॉर्क उस सिस्टम पर 0 रहा है तो ये जो I1 इंटू ओमेगा है और जो ये I2 इंटू ओमेगा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण का मान 0 है, यानी कि कोई भी बल आघूर्ण उस निकाय पर यानी उस घूर्णन करने वाली वस्तु पर काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए I1 ω1 बराबर होगा I2 ω2 के बराबर। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क आपका 0 था और उस समय आपको पता चल गया कि J कांस्टेंट था, और J कांस्टेंट था का मतलब आपको पता चल गया कि I इंटू ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये चीजें आपको पता चल गई हैं। अब इस I गुणा ओमेगा के कांस्टेंट रहने से आपको क्या फायदा है? आपको क्या इससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है? ठीक है, आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, इससे एक चीज समझ में आपको आएगी। देखिए कि अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर हमेशा कांस्टेंट रह रहा है यानी नियत रह रहा है, तो एक क्वांटिटी में आप जो चेंज करेंगे दूसरी क्वांटिटी में उसके करस्पॉन्डिंग चेंज आएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि अगर आप I को अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर कहीं पर आपका जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ रहा है कोणीय संवेग संरक्षण की समय, ठीक है, तो उस समय ओमेगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि I गुणा ओमेगा को क्या रहना है? कांस्टेंट। इसका एग्जांपल एक आप आराम से एक दूसरा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, 2 इंटू 4 इक्वल्स होता है आपका 8। ठीक है, तो अगर मैं पहली क्वांटिटी 2 को बढ़ा के 4 कर दूं तो दूसरी क्वांटिटी को 4 से क्या होना पड़ेगा कि ये रिजल्ट 8 ही आए? क्या होना पड़ेगा? इसे होना पड़ेगा 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 से पहली क्वांटिटी बढ़ के ज्यादा हो गई, 4 हो गई, तो बगल वाली क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई, ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहे? कांस्टेंट यानी सेम रहे। तो यहाँ पर भी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है कि एक्सटर्नल टॉर्क 0 था और J कांस्टेंट है, यानी कि I गुणा ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो उस समय अगर I बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा? घटेगा। और इसी के विपरीत अगर आपका I जो है वो घटता है तो ओमेगा इस मल्टीप्लिकेशन को कांस्टेंट रखने के लिए बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पर से निकल के आता है। अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो आप कोणीय संवेग संरक्षण को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, और इस पर अगर मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल बताऊंगी, उसको आप समझ जाएं तो आपके लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, फिर मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन यानी ये सब लिख दीजिए। वहां पर टाउ बराबर dg/dt होता है, और टाउ अगर 0 है तो dg/dt 0 होगा और J कांस्टेंट होगा, और इसका मतलब I ओमेगा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब I अगर बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा और I घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज यहाँ तक आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर कहीं पर भी नहीं काट सकता है। ठीक है, ये कंफर्म है। अब लेकिन इसके बाद एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ जाएं तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका। तो चलिए कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के उदाहरण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है, 2 चित्र हैं, A और B भाग हैं उसके। ए वाले चित्र में देखिए एक व्यक्ति है जिसने हाथ में डंबल पकड़े हैं और वो एक रोटेटिंग चेयर पर के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसके सिर के बीच से होता हुआ एक एरो जो जाता हुआ आपको दिख रहा है ऊपर।
ठीक है। तो वहाँ वाली लाइन को आप रेफरेंस पॉइंट मान के काम करेंगे। ठीक है। अब इसके डंबल जिस हाथ में है, डंबल से उस एरो वाली लाइन तक की डिस्टेंस को सोचिए, वो कहलाएगी घूर्णन अक्ष से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है। तो अगर आपने जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको पता होगा I इक्वल्स होता है mr²। तो दूरी जितना ज़्यादा होगी घूर्णन अक्ष से, जड़त्वाघूर्ण उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर के केस में इस व्यक्ति ने हाथ फैलाए हैं, तो डंबल से उस व्यक्ति की जो रेफरेंस घूर्णन अक्ष है उसकी दूरी अभी क्या है, ज़्यादा है। यानी कि इस समय इसका I जो मैंने पिंक पेन से यहाँ पर दिखाया है वो इसका ज़्यादा होगा। ठीक है। तो I इसका ज़्यादा है, तो इस समय इस रोटेट करने वाली व्यक्ति पर कोई बाहर से कोई बल नहीं लगाया जा रहा, बलाघूर्ण नहीं लगाया जा रहा है। यानी कि इस सिस्टम का टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क क्या है यहाँ पर, 0 है। तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 है और उस समय I अगर बढ़ा हुआ है तो ओमेगा को क्या होना होता है, वहाँ पर घटना होता है। ठीक है। तो ओमेगा लिखा है पिंक पेन से, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब चलिए इसी का सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अगर वो व्यक्ति अपने हाथों को पास में सिकोड़ लेता है, ठीक है, तो अगर वो पास में सिकोड़ लेता है तो आप देखिए क्या होगा, वो जो घूर्णन अक्ष है आपकी, जो वह एरो उसके सिर के बीच से निकल के जा रहा था, उस घूर्णन अक्ष से अब उसने डंबल की दूरी क्या कर ली, कम कर ली है। ठीक है। बिल्कुल शरीर के समीप ले आया है, तो डंबल से जो दूरी थी वो r रिड्यूस हो गई है और I बराबर होता है mr²। तो यहाँ पर R के कम होने की वजह से इस सिस्टम का I यानी जड़त्वाघूर्ण कम हो जाएगा। ठीक है। और I अगर कम हो गया है यहाँ पर और इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क यानी बाह्य बलाघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, तो आपको पता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत फॉलो होना है यहाँ पर और टॉर्क 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये व्यक्ति जो है उस रोटेटिंग टेबल पर इसकी रोटेशन की स्पीड, जो घूर्णन गति है इसकी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा और वो ये तेजी से रोटेट करने लगेगा उस रोटेटिंग टेबल पर। ठीक है। तो आशा है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं बैले डांस करने वाली लड़कियां जो अपने पैर को सिकोड़ लेती हैं और तेजी से स्पिन करती हैं, वो भी कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा जो तैराकी करने से पहले अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, तो वो दरअसल क्या करता है, वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करता है, यानी जड़त्वाघूर्ण को कम कर लेता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कलाबाजियाँ लेता हुआ, उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है और वो ज़्यादा कलाबाजियाँ लेता हुआ उस स्विमिंग पूल में जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने कुल मिला के 3 एग्जाम्पल बता दिए हैं। इनमें से आप कम से कम 2 एग्जाम्पल्स को आप एग्जाम में बताएंगे और कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके 5 मार्क्स कन्फर्म आ जाएंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्सटर्नल टॉर्क अगर सिस्टम का 0 है तो J कांस्टेंट होगा और उस समय अगर I बढ़ा हुआ है तो ओमेगा घटेगा और I घटा है तो ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा है आपको कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज को आप जितना ज़्यादा बांटते हैं, जितना ज़्यादा शेयर करते हैं, आपको भी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।